Unacademy. Let's crack it. मुकेश फ्रॉम अनअकैडमी। और आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत आप जिनको कह सकते हैं, जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपी पीसीएस को क्रैक किया। और जितने भी ऑर्थोडॉक्स या मिसनॉमर व्यू होते हैं कि इस उत्तर प्रदेश पीसीएस में टाइम लगता है, उन सबको दरकिनार करके बहुत ही फंटास्टिक वे में जो है यह एसडीएम के लिए सेलेक्ट हुई हैं। चलिए बात करते हैं शिवाक्षी जी से। शिवाक्षी जी नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपका बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए, जिससे सारे बच्चों को कुछ ना कुछ जो मोटिवेशन मिले कि आपने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल करा। मेरा बैकग्राउंड, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग लखनऊ से करी है। मैंने 11th और 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई करी है और फिर मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है बीकॉम ऑनर्स, जो कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। एंड मेरा ये एक बचपन का सपना ही आप कह सकते हैं, टू बी अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद से मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी और 2017 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। एंड उसके बाद से ही मैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने। ओके, तो आपने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और यूपी पीसीएस की, तो कहाँ तक आप इसको एक सिमिलर मानते हैं कि या बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें? एक्चुअली मैंने जो प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी वो सिर्फ यूपीएससी के लिए स्टार्ट करी थी 2017 में, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, वो जैसा जिस सिलेबस के साथ यूपीएससी में अवेलेबल है वैसा यूपीपीसीएस में उस समय अवेलेबल नहीं था। तो मैं कोचिंग नहीं ले रही थी, इसलिए मेरे ऑप्शनल के लिए कोचिंग नहीं ले रही थी, तो मेरे लिए एक डबल बर्डन हो जाता अगर मैं दो ऑप्शनल्स लेती। इसलिए मैंने सिर्फ यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया था। बट देन 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट लिया यूपीएससी का और उसमें मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर तब मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि यूपीपीसीएस का भी अब सिलेबस रिवाइज हुआ है एंड मेरा जो ऑप्शन है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, वो सिमिलर फॉर्मेट में सिमिलर सिलेबस के साथ अब दोनों में अवेलेबल है। सो फिर मैंने दोनों एग्जाम्स को टारगेट किया। सो टेक्निकली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस में। एग्जाम पहली बार लिया है, लेकिन क्योंकि अब सिलेबस अगर आप देखें यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का तो काफी अलाइंड है और इसीलिए मैं दोनों को साथ में टारगेट भी कर पाई पैरेलली। तो इसलिए इस बार मैंने 2020 में दोनों एग्जाम्स दिए। पहले अटेम्प्ट में यूपी पीसीएस को क्लियर आपने किया है, तो आप कितना कॉन्फिडेंट थी कि ये पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा? देखिए, कॉन्फिडेंट ऐसे एग्जाम्स में आप कभी भी नहीं होते हैं कि हमें पक्का हो ही जाएगा आपका। लेकिन एक चीज जो मैंने अपने फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी से सीखी थी कि अगर आप सिलेबस से एकदम स्टिक करके पढ़ाई करते हैं तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आती है। देयर विल बी क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे, बट सिलेबस से अगर आप एकदम क्लोज रहे तो कोई भी इस तरह के एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि यू विल नो द क्वेश्चन। तो उसी एक कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये वाला भी एग्जाम दिया और एक्चुअली पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में और मेंस में, वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पैटर्न से काफी हेल्प मिल जाती है। तो दैट इज व्हाई आई वाज कॉन्फिडेंट कि काफी कंफर्टेबल थी इस बार। ओके, तो आप अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे कि इधर ही जो है आपने जो है अपनी जर्नी को स्टॉप करोगे? वेल, मेरा इस बार इंटरव्यू है यूपीएससी का जो 2020 अटेम्प्ट था, तो आई एम अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। उसका साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ एग्जाम का, पीसीएस तो कंप्लीट हो गया। सो आई सी अगर इस बार हो जाता है यूपीएससी में तो ठीक है, अदरवाइज दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एट यूपीएससी, सो आई विल प्रोबेबली ट्राई। बट दिस इज आल्सो वेरी कवेटेड पोस्ट दैट आई एम गॉटिंग, तो मैं इसको भी ज्वाइन करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और बेस्ट ऑफ लक भी है आपके इंटरव्यू के लिए। और वहां पे भी थैंक यू अगर सो आप मच। इतनी ही रैंक वहां पे ले आए तो जो है बहुत ही क्या होगा, अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात जो है भारत में आप समझते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट आज भी एक इशू है। काफी वुमेन जो है एक अच्छा मकाम हासिल कर रही हैं, तो उसमें एक आपका भी नाम हो जाएगा कि आपसे लोग क्या करें, प्रेरणा लें। ठीक है, थोड़ा मैं आपसे एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। वैसे मेरी बर्थ प्लेस बाराबंकी है, जो कि लखनऊ के काफी पास है। बट मेरे पेरेंट्स अपनी जॉब की वजह से बहुत अर्ली, आई वाज 2 मंथ्स ओल्ड जब हमारी फैमिली मूव कर गई थी लखनऊ में। तो मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैंने पूरी पढ़ाई अपनी लखनऊ से करी है। बस ग्रेजुएशन दिल्ली से करी, उसके बाद घर वापस आके प्रेपरेशन भी लखनऊ में ही करी है। तो ये प्रिपरेशन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? वेल ये तो जब हम स्कूल में ही होते हैं और करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, तो तभी सिविल सर्विसेज ऐसा करियर नहीं है जो सुनने में नहीं आता है, आपको पता नहीं होता है। तो सभी लोग सुनते हैं इस करियर के बारे में, एंड जब आप अपॉर्चुनिटीज सुनते हैं और आपको कोई बताता है कि इस करियर में इस तरह के आपको मौके मिलते हैं काम करने के, तो दैट इज व्हेन आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत डाइवर्स अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने कुछ डिसीजन से कुछ बहुत ही अच्छे और इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के, आप उनको टच कर सकते हैं, उनकी लाइफ को टच कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे पढ़ने का मौका मिला है और मेरी फैमिली मुझे इस चीज के लिए इनकरेज कर रही है, जो कि बहुत लड़कियों को नहीं पढ़ने का मौका मिलता है हमारे समाज में आज भी, तो अगर मिला है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एक ऐसा करियर चूज करूँ जिसमें मैं ऐसी लाइफ को टच कर पाऊँ जो कि नॉर्मली इतने फॉर्चुनेट नहीं रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, करियर ऑप्शन। बस यही सोच के मैं इंटरेस्टेड थी बचपन से इसमें। तो सोच मतलब आपकी शुरू से ही क्या थी, एक बहुत ही, एक जी हम जी कह जी, मेरा सकते हैं उच्च टारगेट यही सोच। था। बिल्कुल बिल्कुल, और टारगेट एक यही था। कहावत भी है कि अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे और सोच हमारी बड़ी होगी तो फिर क्या होता है ना, सारा बॉडी मेकअप हो ही जाता है कि भाई हम उस चीज की तैयारी करें। अब सोच से ही एक चीज आती है, कंसिस्टेंसी। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को, मैं भी पढ़ाता हूँ हजारों बच्चों को, तो मैं देखता हूँ बच्चों के संग एक कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। और उतना उनका जो है शुरू से जो उनका एक तरीके से एंथुजियाज्म होता है वो धीरे धीरे समय के संग कम होता जाता है। तो इस कंसिस्टेंसी को कैसे हम मेंटेन करें वाइल प्रिपेयरिंग यूपीपीसीएस, थोड़ा आप इसके बारे में एनलाइटन कीजिए। जी, आई थिंक जो कंसिस्टेंसी है वो ही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस प्रिपरेशन का। क्योंकि अब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है, इस आई मीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस एग्जाम के बारे में। तो अब कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं रह गया कि कौन सी बुक्स पढ़नी है या क्या स्ट्रैटेजी है। ये सबको ऑलमोस्ट पता होता है। बस जो उस चीज को लग के 1 साल 2 साल कर लेता है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो जाता है आई थिंक। सो कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाएं जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट और आपकी जो और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आप एक स्केड्यूल बनाएं जिसको आप फॉलो कर सकें। किसी और का देख के या सुन के कि 18 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा स्केड्यूल ना बनाए, क्योंकि वैसा स्केड्यूल सिर्फ 1-2 दिन चल पाएगा या हफ्ते भर चल पाएगा। तो एक रियलिस्टिक स्केड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें। स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं फॉलो कर पाते हैं या वी गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई है। तो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक अगर ब्रेक की जरूरत है तो। अदर आप अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक की जरूरत हो जाती है 1-2 महीने एकदम लगातार पढ़ते पढ़ते। सो वो ब्रेक ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, बट फॉलो योर स्केड्यूल। और 80-90% जो हम प्लान करते हैं, अगर हम वो भी अचीव कर लें एक दिन का, तो आई थिंक इट्स अ फेयर कंसिस्टेंसी। ओके, जब हम ये प्रिपरेशन करते हैं, हमें देखना है कि प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन करनी है, मेंस की भी, तो बच्चा कहाँ पे अपने आप को रोके कि यार अब इससे ज्यादा अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो यूपी पीसीएस के जो है एरिना से बाहर है। तो ये जो एक हम कह सकते हैं, एक लालच भी बोल सकते हैं, बच्चों के दिमाग में रहता है कि यहाँ से भी उठा ले, वहां से भी उठा ले, और सोर्सेस को मैक्सिमाइज कर देते हैं बच्चे, और फिर तभी कंफ्यूज होते हैं। तो अपने सोर्सों को बैलेंस्ड कैसे बनाया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल्दो हमारे पास एक सिलेबस डिफाइंड है, बट वो सिलेबस इतना बड़ा है कि हमें हमेशा लगता है कि कम ही पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ पढ़ना। तो ये प्रॉब्लम होती है कि कितना पढ़ें, क्योंकि बहुत पूरी पूरी बुक्स पढ़ने के बाद भी कई बार क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। तो वी ऑलवेज थिंक कि कोई नया मटेरियल पढ़ लिया जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और इसमें आपको कभी भी 100% क्वेश्चन नहीं आते होंगे। आप कितना भी पढ़े हुए हो, कितने भी आपने बार अटेम्प्ट दिया हुआ हो, ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे 150 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते होंगे। सो उस रियलिटी को एक्सेप्ट करिए कि सब कुछ तो नहीं आ जाएगा आपको। बेसिक जो बुक्स हैं और स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको जरूर रिवाइज करें, और करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहें, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है, बाकी लोग भी इस कंपटीशन में जो है वो भी उतना ही मटेरियल पढ़ के आते हैं।
तो कंपटीशन आपका आपके जैसे लोगों से ही है। सो लिमिट करके बार बार रिवाइज करते रहिए, डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय न्यू मटेरियल कि कोई नए नोट्स आए हैं या कोई बुक आ रही है मार्केट में। बस ये जरूर ध्यान रखिए कि जो बुक आपने चूज करी है उससे आपका सिलेबस पूरा हो रहा है या नहीं। फॉर एवरी लाइन इन द सिलेबस यू शुड हैव सम और द अदर रिसोर्स, बट एक बार वो रिसोर्स चूज कर ली तो अब उसको बार बार चेंज मत करिए। Means repeated revision is the strategy for getting success. रिपीटेड रिवीजन ऑफ द सेम अगर हम रिसोर्सेज। सेम रिसोर्सेज रिपीटेड डिवीजन, तो जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स की कुछ बुक लिस्ट क्या हो सकती हैं जो मस्ट है, और फिर उसके बाद हम मेंस की बात करेंगे जिसमें जीएस 1 2 3 4 कहाँ से अप्रोच ली जाए इसकी। वेल आई थिंक मैं पहले मेंस के अकॉर्डिंग ही बात करना चाहूंगी क्योंकि सिलेबस पूरा सेम ही है और प्रिपरेशन भी इंटीग्रेटेड ही होती है हमारी। तो हम जीएस 1 से 4 तक अगर देखें उन्हीं बुक्स से हमारा प्रीलिम्स भी हो जाएगा। तो जीएस 1 की अगर बात करें ब्रॉडली, हिस्ट्री के लिए मैंने फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करी है, सतीश चंद्रा सर की बुक और आर एस शर्मा सर की जो बुक है। और मॉडर्न के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया पढ़ी थी, ऑल्दो बिपिन चंद्रा सर की बुक भी सजेस्टेड होती है, बट क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम की बुक है इट्स अ नोट फॉर्म में और ये बहुत ही कंसाइज बुक है, वो सब कवर कर लेती है, उतना ही रिवाइज कर ले तो काफी रहता है। एंड वर्ल्ड के लिए मैंने विजन आईएएस का जो मटेरियल है, फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, उसको मैंने यूज किया था। तो ये चार हिस्ट्री के लिए। एंड ज्योग्राफी के लिए ऑल्दो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज्योग्राफी थोड़ी वीक है, इसलिए मैंने 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटीज रीड करी। बट जो लोग के पास ठीक ठाक बेसिक है वो लोग 6 to 8 तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इट्स वेरी एलिमेंट्री। और आप 9 से लेकर 12 तक पढ़ें। बट 11th की जो दो एनसीईआरटीज है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपका मेन काम जो है उन्हीं से हो जाता है। उनको बार बार रिवाइज करने से मेंस के सारे आंसर्स आप इजीली लिख सकते हैं। देन सोसाइटी और विमेन वाला जो सेक्शन होता है उसके लिए मैंने कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी थी। और अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखें तो वो आप एडिटोरियल से या न्यूज़पेपर बेस्ड नॉलेज मैगजीन से आराम से लिख सकते हैं। वो कोई ऐसे टाइप कास्ट क्वेश्चंस नहीं होते जिनका बुक्स में आंसर मिले आपको, तो उसके लिए बुक्स नहीं रेफर करनी है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आर्ट एंड कल्चर का, जो कि बहुत वाइड होता है एंड कई बार हमें लगता है कि उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि कितना पढ़ा जा सकता है। तो उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर पे, बस उसको रेफर किया था। ऑल्दो क्योंकि मुझे नहीं पहले पता था कि ये बुक है मार्केट में, तो मैंने पहले 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ी थी जो आर्ट एंड कल्चर की है। बट अगेन अगर आप बुक पढ़ लें नितिन सिंघानिया सर की तो वो सफिशिएंट है, उसमें वो उस एनसीईआरटी से भी नोट्स लिए हैं, तो यू वोंट हैव टू रिपीट द टू थिंग्स। देन जीएस 2 में आप 3 पार्ट्स में अगर हम करें तो पहला होगा हमारा पॉलिटी, जो कि लक्ष्मीकांत सर की बुक से कवर हो जाता है और कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है उसके लिए। एंड सेकेंड पार्ट जो गवर्नेंस का है वो मोस्टली आपका करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है, चाहे वो स्कीम्स हो या एआरसी रिपोर्ट्स आप पहले की पढ़ सकते हैं। तो वो उसके लिए कोई बुक नहीं है, आप जो भी करंट अफेयर्स के सोर्स फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, उन्हीं से उसको कवर करेंगे। एंड फिर आपका आईआर जो है, आईआर के लिए भी कोई बुक स्पेसिफिकली नहीं होगी, लेकिन आईआर को समझने के लिए आईआर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो करंट अफेयर्स बेस्ड आएंगे, बिल्कुल आप न्यूज़पेपर्स पढ़ के लिख पाएंगे आंसर्स को, लेकिन उसको समझने के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो उसके लिए जो क्लास 11-12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है वो एक अच्छा सोर्स है। अगर आप उसको एक बार पढ़ लें और अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें तो आप आईआर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आपको समझ आ जाएगा और फिर आप इजीली आंसर्स लिख पाएंगे। देन जीएस 3 की अगर बात करूँ तो ये एक थोड़ा सा बहुत ही डाइवर्स पेपर रहता है, क्योंकि इसमें आपका एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमी और भी बहुत तरह के आपके सेक्शंस आते हैं जिनका कोई डिफाइंड लिमिट नहीं हो जाती है। तो एनवायरनमेंट के लिए बुक वाइज अगर मैं बोलूँ तो मैंने शंकर आईएएस की जो एनवायरनमेंट की बुक होती है वो रेफर करी थी। एंड इकोनॉमी के लिए क्योंकि मेरा कॉमर्स और बैकग्राउंड, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड था, इसलिए मुझे बेसिक्स के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी। और आप जो क्वेश्चंस देखते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं। बट जिन लोगों को नहीं कोई बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स में, उनके लिए आई थिंक एक श्रीराम आईएएस की इकोनॉमी की बुक होती है, वो उनके जो नोट्स होते हैं वो प्रिंटेड अवेलेबल है, वो आप इजीली रेफर कर सकते हैं। एंड कुछ टॉपिक्स के लिए आप मृणाल के जो नोट्स होते हैं वो आप मृणाल सर के इजीली रेफर कर सकते हैं।
देन बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो करना ही पड़ेगा, वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के समरी उठा सकते हैं। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट तो बहुत बल्की होता है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम जाता है। सो समरी उठा के रेलेवेंट नोट्स निकाल लीजिए या उसी में मार्क कर लीजिए, उतना आई थिंक सफिशिएंट रहता है। देन आई थिंक एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी के बाद साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो पीसीएस में स्पेसिफिकली साइंस से रिलेटेड पॉलिसीज और जो भी साइंस से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज में है, तो ऐसी चीजें अक्सर आती हैं। और जनरल साइंस पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, एंड जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्नोलॉजी पे कम होते हैं और बेसिक बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड की साइंस की जो एनसीईआरटी है, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर देख लें प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें आपको बहुत सी चीजें रिपीटेड मिल जाएंगी, कुछ स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड या स्पेसिफिक डेफिशिएंसी विटामिन, ये सब चीजें, तो वो पोर्शन वहां से इजीली आप कवर कर सकते हैं। एंड जीएस3 में यूपी पीसीएस में एक स्पेसिफिक मेंशन है कि यूपी रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है आपकी, विमेन से रिलेटेड हो और यूपी की इकोनॉमी से रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो इंडस्ट्री इकोनॉमी, ये ऐसा एरिया है जिसके लिए हमें कोई बुक नहीं मिलती है स्पेसिफिकली, लेकिन क्योंकि ये मेंशन्ड है अलग से सिलेबस में और इस पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए थे। और मैंने गूगल सर्च करके बनाया था, जो कि मुझे दृष्टि के प्लेटफॉर्म पे मिला था और एक घटना चक्र मैगजीन है उनके प्लेटफॉर्म पे इजिली मुझे कुछ कुछ मटेरियल मिल गया था, यूपी की इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स और यूपी का बजट और हमारे जो अभी रिसेंट पॉलिसीज है, प्रॉपर कंपेंडियम्स होते हैं, आप उनसे अपने नोट जरूर से बनाएं क्योंकि इससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और उनको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देन जीएस4 की अगर मैं बात करूं तो वो आपका एथिक्स का पेपर है। इमीडिएटली कोई लिखने को कह दे तो हमारे पास शायद वर्ड्स नहीं होते एग्जैक्ट लिखने के लिए, सो इट्स बेटर टू मेक नोट्स ऑन देम, क्योंकि वो एग्जैक्ट टर्म्स हैं और उन पे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं कि व्हाट एक्सप्लेन प्रोबिटी, एक्सप्लेन ट्रांसपेरेंसी। तो उस पे मैंने हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे और हेल्प ली थी वही लेक्सिकॉन की बुक से। सो 30 पेजेस में कुछ मेरे नोट्स बन गए थे और उनको आप इजिली रिवाइज कर सकते हैं। जीएस3 और 4 के पेपर के बीच में आपके 2 घंटे का शायद गैप होता है, इजिली आप उसे रिवाइज कर पाएंगे। बाकी उस पेपर के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए टाइम बाउंड मैनर में, एंड इतना सफिशिएंट रहता है फॉर जीएस4। और इन्हीं बुक्स के साथ आप प्रीलिम्स आराम से कंफर्टेबली अटेम्प्ट जरूर कर पाएंगे। बस प्रीलिम्स जो एक स्टेज होती है इटसेल्फ, इट इज ऑब्जेक्टिव स्टेज, तो अटेम्प्ट करने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। जो हमारा पहला वाला पेपर होता है जीएस का पेपर, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, एंड ऑल्दो इट साउंड्स लाइक कि 150 क्वेश्चंस बहुत हैं क्योंकि यूपीएससी में 100 ही आते हैं, तो हमें लगता है 150 क्वेश्चंस 2 आवर्स में बहुत है, लेकिन टीसीएस में स्पेसिफिकली कुछ बहुत फैक्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको पढ़ने में या सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप पढ़ेंगे, आपको या तो आता है या तो नहीं आता है, तो यू मूव ऑन क्विकली। बहुत एनालिटिकल या लेंदी लाइंस वाले क्वेश्चंस कम मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए आप टाइम यहाँ पे इजीली मैनेज हो जाएगा, उसकी स्ट्रेस नहीं रहता है बहुत। और इस स्टेज पे आई थिंक टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, प्लस किन क्वेश्चंस पे आप टाइम देंगे, किन को छोड़ दीजिए, बिल्कुल टच नहीं करना है, और कैसे कैलकुलेट करते रहे पेपर अटेम्प्ट करते करते कि हम कट ऑफ पे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कितना रिस्क लिया जाए कितना नहीं लिया जाए, ये सब स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है ड्यूरिंग द पेपर। सो इसके लिए टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए भी कर रही थी, इसलिए मैंने विजन की टेस्ट सीरीज यूज करी थी और यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे थे। बट जो लोग सिर्फ पीसीएस के लिए कर रहे हैं उनको पीसीएस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज जरूर कर लेनी चाहिए। एंड अभी आई थिंक पेपर बेस्ड अगर नहीं अवेलेबल है तो जो भी ऑनलाइन फॉर्मेट्स है, आई थिंक आपके अनअकैडमी का भी कोई ऑनलाइन टेस्ट है वीकली, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। एंड टेस्ट आप जो भी करें, इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट को रिवाइज जरूर करें, क्योंकि टेस्ट में आपकी क्या गलतियां रही हैं, क्या थॉट प्रोसेस था और वो क्यों गलत हुआ आपका, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज यू विल रिपीट दोज मिस्टेक्स। सो मल्टीपल टेस्ट सीरीज की बजाय जितने कर रहे हैं उनको रिवाइज करने का जरूर ध्यान रखें। एंड
बेस्ट तो रहता है पेन एंड पेपर बेस्ड फॉर्मेट पे करना, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली अटेम्प्ट द पेपर। बट अगर अभी जैसे कोविड में चीजें सब ऑनलाइन मूव कर गई हैं, तो इवन इफ यू आर टेकिंग इट ऑनलाइन, प्लीज रिमेंबर टू मेक नोट्स कि आपने क्या चीज गलत हो रही है, कौन से क्वेश्चन, कौन सी चीज एकदम ही नहीं पढ़ी थी, तो नोट्स जरूर बनाते रहें अपने टेस्ट से। एंड जो सेकंड पेपर होता है आपका सी सैट का, सी सैट वाले पेपर में इसमें स्पेसिफिकली आपका 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। आपका कोई भी मीडियम हो, वो 20 क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। और वो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ऑल्दो कुछ ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, बट दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप प्रीवियस ईयर के पेपर से देख सकते हैं। और जो हम हिंदी प्रिपेयर करते ही हैं इस एग्जाम में, एक हिंदी का कंपलसरी पेपर है जो कि मेरिट बनाने में मार्क्स जिसके कैलकुलेट होते हैं। सो हिंदी आप प्रिपेयर करेंगे ही मेंस के लिए, तो उसी हिंदी से आई थिंक ग्रामर आपका इजीली एक 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपका जो मैथ्स और लैंग्वेज वाला पोर्शन रहता है, रीजनिंग और ये वाला, इसके लिए अगर आपका बैकग्राउंड है मैथ्स में एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन मैथ्स 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स से, तो फिर आप बस प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करके उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, सो देखिए एक बार कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं बिफोर रियली बाइंग अ बुक एंड प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज आपका मैक्सिमम टाइम जीएस पे जाना चाहिए। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सो इसमें बेस्ट रहेगा कि पहले सॉल्व करके चेक करिए कि आपका स्टेटस क्या है। अगर आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है मैथ्स में, और या एकदम मार्जिन पे आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको प्रिपरेशन की जरूरत है इस पेपर के लिए। एंड डोंट टेक दिस लाइटली। आप आर एस अग्रवाल सर की जो बुक होती है 10th स्टैंडर्ड की, उससे आप बेसिक्स अपने बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज सी सैट की अब मार्केट में प्रॉपर बुक्स आती हैं। पहले आई थिंक बैंकिंग और एसएससी के बुक्स पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता था। अब प्रॉपर आई हैव सीन अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक सी सैट की, तो वो अच्छी बुक है जो कि इसी लेवल के आपको क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर देती है। एंड बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है इस पेपर में, क्योंकि दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर अगेन। और थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको सबके आते होंगे, तो आप इतना जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे कि क्वालिफाई हो जाए पेपर। बट अगेन जो लोग कंफर्टेबल नहीं है उसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज otherwise it can cost you your attempt. So this I think will be sufficient for mains and prelims. बिल्कुल। आपने जो है पूरा एकदम, अगर कोई आपका इंटरव्यू देखे ये वाला और एक पेन कॉपी लेके बैठ जाए तो उसको पूरा पता चल जाएगा उसको प्रीलिम्स और मेंस में क्या करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने पहले मेंस से स्टार्ट करा, और यही फिलॉसफी मैं भी बच्चों को देना चाहता हूँ। देखो, प्रीलिम्स और मेंस को सेपरेट मत करो। उत्तर प्रदेश पीसीएस में मेरे ख्याल से 90% बच्चे क्या सोचते हैं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेंगे, जब हमारा प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर हो रही होगी या हमारा नाम आ गया होगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे। 3 महीने से भी कम टाइम मिलता है तब मेंस की तैयारी नहीं हो सकती। नहीं हो और सकता। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज देना भी बहुत जरूरी है। अब जो हमारे अनअकैडमी की चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज है, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज है जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर संडे को। तो उससे क्या होता है ना, बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। टेस्ट सीरीज जो है एक तरीके से मिरर की तरह काम करती है और वो बहुत जरूरी है। आई होप जो है बच्चे आपकी बात सुनेंगे और क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज जरूर देंगे, क्योंकि बिना टेस्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने जो मुझे ये बताया, एक मैं छोटा सा क्या कहते हैं शब्दों में आपका आंसर सुनना चाहूंगा कि वो बच्चे जो अभी तक कह रहे हैं कि हम प्रीलिम्स की ही तैयारी करेंगे, इनफैक्ट अगर मान लो प्रीलिम्स का रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आता है, उसके बाद भी वो दोबारा प्रीलिम्स में चले जाते हैं, तो जो उनकी प्रीलिम्स 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 की साइकिल चल रही है, क्या ये सही चल रही है, या उनको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, फेल होने के बाद भी अगर पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल होते हैं तो? देखिए, प्रीलिम्स इज जस्ट अ स्टेज जो आपको एलिजिबल बनाती है मेंस लिखने के लिए। अल्टीमेटली जो आपका स्कोर बनता है, रैंक बनती है, वो सब मेंस के मार्क्स से बनती है। तो आपका एम सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर कर लेना नहीं है, आपको अल्टीमेटली पूरा एग्जाम क्लियर करना है। तो मेंस इज द रियल ड्रिल, आपको पूरा फोकस मेंस पे रखना है, पूरी पढ़ाई मेंस की करनी है। अगर आप फॉर सम रीजन प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, तो आपके पास अगले प्रीलिम्स तक के लिए 1 साल होता है। एंड 1 साल तक आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व नहीं करते रह सकते। यू शुड वर्क ऑन योर आंसर राइटिंग। आप अपनी आंसर राइटिंग पे, कंटेंट पे वर्क करिए। कंटेंट वही है, आपको वही बुक्स पढ़नी है। बस ये है कि जब प्रीलिम्स पास आ रहा हो तब 1-2 महीने पहले आप ऑब्जेक्टिव मोड में चले जाइए और टाइम बाउंड मैनर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 12 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं, तो उसमें से 10 महीने आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी चाहिए और मेंस का कंटेंट पढ़ना चाहिए।
ओके, जो ये मेंस का डर है, ये सही में ये डर है या ये एक तरीके से इग्नोरेंस है कि आप उन किताबों को खोल ही नहीं रहे? ये एक्चुअली में है क्या? देखिए, एज आई सेड, मेरे अकॉर्डिंग तो किताबें सेम ही हैं आपकी, मेंस और प्रीलिम्स का कुछ अलग तो है नहीं। इट्स जस्ट टेस्ट दैट आर डिफरेंट। एंड अगर मेंस से आप डर रहे हैं तो सबसे पहले उसको काउंटर करिए, बिकॉज वही रियल एग्जाम है आपका। और आंसर लिखना आपको सीखना पड़ेगा। और डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें, आपको सेम ही कंटेंट वर्ड्स में लिख देना है और वहां पे ऑब्जेक्टिव में करना है। तो अनलेस यू फेस दैट फियर, वो आपको डर लगता ही रहेगा, और प्रीलिम्स के बाद अचानक से 3 महीने में वो डर नहीं चला जाएगा। सो प्रिपरेशन में मेंस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना चाहिए। तो ऑप्शनल की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी और क्या क्या बुक लिस्ट थी आपके पास? जी, मेरा ऑप्शनल एक्चुअली काफी अनकन्वेंशनल कहा जाएगा, क्योंकि बहुत लोग ये ऑप्शन नहीं लेते हैं। और इसीलिए बहुत मुझे प्रॉब्लम इस एरिया में हुई थी कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड इस ऑप्शनल पे बहुत कम रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और जैसा मैंने कहा, इससे पहले तो अवेलेबल ही नहीं था ये ऑप्शन इस फॉर्म में पीसीएस में। सो जब से हुआ है अवेलेबल, तब से भी कोई प्रीवियस ईयर प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं हमारे पास। तो बहुत थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं बुक लिस्ट तो जरूर शेयर करना चाहूंगी, सबकी हेल्प आई थिंक इससे बहुत हो जाएगी। तो इसमें 2 पेपर्स हैं आपके, अकाउंटेंसी पेपर 1 आता है और कॉमर्स पेपर 2 रहता है। सो अकाउंटेंसी में मैंने जो है यूपीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे हायर परचेज सिस्टम और ब्रांच अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो उसके लिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन बुक्स ही रेफर करी, क्योंकि उन बुक्स से ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं एक बार, हमें पता होता है कि कौन से कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व, और कौन से बस ऐसे रीड करके आप कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम जाता है, अदरवाइज पूरे पूरे क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैन टेक यू 15 मिनट्स। तो अगर आप फेमिलियर बुक से पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। नई बुक्स उठाएंगे तो फिर पूरा एक बार लगेगा उस बुक को समझने में। इसलिए मैंने बीके गोयल सर की बुक से पढ़ा है मोस्टली अकाउंटिंग, क्योंकि वो मेरे ग्रेजुएशन का था वही बुक्स। बट मैं एडवाइस करूंगी कि आप लोग जिस भी बुक से उसको पढ़ रहे हैं, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे उन्होंने सीए के लिए पढ़ा हो या अपने बीकॉम पे किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी बुक से पढ़ा है, उसी बुक्स को रेफर करें। बस ये जरूर ध्यान रखिए कि सिलेबस का हर हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अकाउंटिंग इज मैथमेटिकल, उसमें कुछ चेंज नहीं हो जाएगा एक बुक से दूसरी बुक में। अकाउंटिंग रूल से होती है, वो रूल सेम है। सो यूज योर बुक, डोंट गो बाय कि टॉपर्स ने बी के गोयल से पढ़ा तो आपको भी वही पढ़ना है। वट एवर योर बुक इज, इट्स अ गुड बुक। एंड कुछ पोर्शंस इसके होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स, और आई थिंक टैक्सेशन है नहीं इसमें, फाइनेंशियल मार्केट्स ही है, जिसपे हमें कोई बुक नहीं मिलती है। और उसके लिए मैंने रैंकर्स क्लासेस के नोट्स को यूज किया था। रैंकर्स कॉमर्स क्लासेस है दिल्ली में, वो अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आप मार्केट से ले सकते हैं, और उन कोचिंग से भी आई थिंक अवेलेबल होते हैं। देन कॉमर्स के लिए भी बुक्स तो आपके पास है, और कॉमर्स का सिलेबस एग्जैक्टली यूपीएससी जैसा ही है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। जो लोग सिर्फ पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी रैंकर्स कॉमर्स क्लासेस के वो नोट्स ले सकते हैं। एंड ऑल्दो ये भी, इनमें भी जो टॉपिक्स हैं वो आपने कभी ना कभी ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, और उसके लिए भी बुक्स होंगी आपके पास। बट इसके लिए आई वुड एडवाइज यू कि आप सिर्फ नोट्स पे रहें, क्योंकि ये मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरी एक्सेट्रा। तो इसमें अगर आप बुक्स पे पढ़ने बैठेंगे तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता है। इसलिए नोट्स पे रेफर करें, और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसे इजीली एक्सपैंड अपने आप कर लेंगे नोट्स से। तो ये 2 रिसोर्सेज आई थिंक आप इजीली इस ऑप्शनल को इससे हैंडल कर सकते हैं। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते हमें, तो अपने बुक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, और यूपीएससी का कॉमर्स ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं अकाउंटेंसी के, उनको जरूर देखते रहिए, उससे काफी हेल्प मिल जाती है इस ऑप्शन के लिए। बिल्कुल, यूपीएससी लेवल के अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में ऑप्शनल के तो हो ही बन ही जाएंगे। तो काफी अच्छे वे में आपने जो है प्रीलिम्स को भी समझाया, मेंस को भी समझाया और ऑप्शनल को भी समझाया। जिनका अकाउंटेंसी होगा उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अक्टूबर 24 को प्रीलिम्स है बच्चों का 2021 वाला। तो आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? ठीक है, और जो आपका जो है मैसेज होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो क्या मैसेज है आपका हमारे ढेर सारे एस्पायरेंट का, जो अन अकेडमी से जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो अन अकेडमी से नहीं जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी? तो अभी हमारे पास 2.5 मंथ्स है अराउंड प्रीलिम्स के लिए। एंड ये वो टाइम है कि हम एकदम प्रीलिम्स मोड में आ जाए, क्योंकि अब आपकी आंसर राइटिंग एवरीथिंग वो या तो कम होती जानी चाहिए या तो अब बंद हो जानी चाहिए।
तो प्रीलिम्स के लिए आप वही टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट करें और हर दिन एक टेस्ट तो लेना ही लेना है। आई वुड सजेस्ट आप लिमिटेड टेस्ट लें और उनको रिवाइज करें। मेरा ये तरीका था कि मैं 30 दिन पहले टेस्ट अपने खत्म कर देती थी एंड उसके बाद अगले 30 दिन उनको सिर्फ रिवाइज करते थे। और बाकी आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो रिवीजन है, अपने कंटेंट का रिवीजन भी आपको तैयारी रखना है साथ साथ। सो प्रिपेयर अ स्केड्यूल, बिल्कुल एक प्रॉपर स्केड्यूल बना के, जैसे पॉलिटी रिवाइज हो रहा है तो पॉलिटी के टेस्ट चल रहे हैं, हिस्ट्री रिवाइज हो रहा है, हिस्ट्री के टेस्ट चल रहे हैं, तो इस तरह से अपना रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी जरूर रिवाइज करते रहिए। एंड इट्स जस्ट एन एग्जाम, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि नहीं प्रीलिम्स होगा तो क्या करेंगे, तो फिर से अगला अटेम्प्ट देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, वरना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा खराब हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबली हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे तो। शिवाक्षी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा समराइज कर दिया इस चीज को। आई होप जिस बच्चे के पास ये वीडियो जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ जरूर जो कमियां हैं उनका एहसास होगा कि एक टॉपर किस स्टाइल में पढ़ता है और एक टॉपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें जिंदगी में सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से इतनी अच्छी मेहनत है तो इससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ होएगा नहीं, जो आपको जो है बहुत ही ऊंचे पद पे क्या करता है, बैठाता है आपको। तो थैंक यू वेरी मच शिवाक्षी जी। आई होप आगे भी कुछ अगर बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है तो सॉर्ट ऑफ वीडियो जो है आप बनाएंगे, जिससे दूर दराज के, हमारा जो अनअकैडमी का मेन एम ही यही है कि जो दूर गांव में भी बैठे हैं बच्चे जो कोचिंग को एक्सेस नहीं कर सकते, तो अगर उनके पास इंटरनेट का माध्यम है तो वो क्या कर सके, वन ऑफ द वंडरफुल वे में क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। बहुत आपका आभार कि आप आए इस प्लेटफॉर्म पे और आपने जो है बच्चों को जो है छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं उन पे भी प्रकाश डाला। Thank you very much, Shivakshi ji. Thank you so much and all the very best to all the aspirants.